नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल चुनावी सियासत में कांग्रेस की नई प्लानिंग को लेकर है। कर्नाटक की जीत में ओबीसी वोटर के योगदान को देखते हुए माना जा रहा है कि कांग्रेस अब ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशें और तेज करेगी। खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां कांग्रेस फिर मंडल फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है। इसी फॉर्मूले को अपना सकती है, आजमा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 50% है। राजस्थान में तकरीबन 55% ओबीसी आबादी है और जाहिर है कांग्रेस इन प्रदेशों में ओबीसी वोट को पाले में लाने के लिए चुनावी रणनीति जरूर बनाएगी। खासकर ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं और लोकसभा चुनाव में करीब 37% ओबीसी वोट अकेले बीजेपी लेती रही है, तब कांग्रेस ही नहीं क्षेत्रीय दलों की भी यही कोशिश है कि ओबीसी वोट पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में ओबीसी वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को ही उठाना पड़ा है। शायद यही कारण है कि बिहार में जेडीयू आरजेडी जैसे दल जातिगत जनगणना के नाम पर ओबीसी वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने उस गणना पर भी अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन सियासत अभी जारी है। ऐसे में सवाल यही है कि आने वाले 2024 चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी मंडल फॉर्मूले पर ही रणनीति अपनी तय करने वाली है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाकर सफल प्रयोग किया है? ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया है। सिद्धारमैया कर्नाटक की कमान संभालेंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में क्या ओबीसी फॉर्मूला 2024 की गद्दी कांग्रेस को दिलाएगा और बड़े ओबीसी चेहरे नरेंद्र मोदी के सामने क्या तमाम प्रयोग जो करना चाहती है कांग्रेस उसमें मिल पाएगी उसको कामयाबी? ऐसे कई सवालों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने सभी सियासी दलों को सतर्क कर दिया। कांग्रेस अपने वादे को, कांग्रेस नेता अपनी मेहनत को, कांग्रेस नेतृत्व बीजेपी के कुशासन को इस जीत का श्रेय दे रहे तो सियासी पंडित समझते हैं कि कर्नाटक में भी जाति जीती। हिंदुस्तान में चुनावी जीत का फुल प्रूफ फॉर्मूला जाति आधारित वोट बैंक ही है और इसमें ओबीसी वोट बैंक वो सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी दल को अजेय बना सकती है। यूं ही नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक में सिद्धारमैया से लेकर राजस्थान में गहलोत और छत्तीसगढ़ जबकि क्षेत्रीय दलों को उसका नुकसान हुआ। यही वजह है कि बिहार में जाति जनगणना भी सियासी फेर में फंस गई। जाति गिनने के चक्कर में नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। पटना हाई कोर्ट ने बिहार की जाति गणना पर जो अंतरिम रोक लगाया उसे हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब 3 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में और 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख मिली। तब तक जाति की गणना पर रोक लगी रहेगी। असली झगड़ा ओबीसी वोट बैंक पर कब्जे की लड़ाई का। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या क्षेत्रीय दल इसी वोट बैंक के बूते अपनी सत्ता की नाव चलाते रहे। हकीकत यह है कि देश में ओबीसी की कितनी आबादी इसकी गिनती नहीं की जा सकी। आखिरी आधिकारिक आंकड़ा 1990 के मंडल कमीशन का है, जब देश में 52% ओबीसी आबादी का दावा किया गया। इसके बाद 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों में ओबीसी आबादी 40.94% बताई गई। एक सच ये भी कि गुजरात से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी ने खुद को इस बड़े वोट बैंक का सबसे बड़ा चेहरा बना लिया है और अब कांग्रेस पार्टी इसी वोट बैंक को पाले में लाने के लिए मंडल के फॉर्मूले पर चलना शुरू कर चुकी है। पटना से शशि भूषण और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद जब पहली बार 22 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उनमें से 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुनकर आए थे, लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद परिस्थितियां बदल गई। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि अपने आप को बड़ा ओबीसी नेता बताए जाने की कवायद और होड़ पार्टियों में लगी हुई है और एक के बाद एक बड़े ओबीसी चेहरों को आगे किया जाता है। सिद्धारमैया एक ताजा उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिनमें से 3 में उसने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मोदी सरनेम को लेकर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा किस तरह का बड़ा बवाल हुआ था। उसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की गई थी। अब ओबीसी वोट बैंक किसका होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। राधिका खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
योगेंद्र यादव जी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, को फाउंडर हैं स्वराज इंडिया के आप, और मंडल कमंडल का ये जो नारा बुलंद करती रही है पार्टियां और आगे की राजनीति, इस पर खासतौर से योगेंद्र यादव जी से हम समझेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा झटका दिया है जातिगत जनगणना वाले मामले में। वहीं मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए राधिका खेड़ा जी, आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने मोदी को हराना है और मोदी की ये लड़ाई अब मंडल पर लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, इसमें मिलेगी कामयाबी? ओबीसी वोट बैंक आपकी ओर झुकेगा इसकी बदौलत? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर कैसा वोट बैंक जुट रहा है वो तो कर्नाटक के नतीजों ने दिखा दिया कि सबने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, इसीलिए प्रचंड बहुमत की सरकार वहां बनी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ना हम किसी धर्म की राजनीति करते हैं, ना किसी जाति की राजनीति करते हैं। हमारा ये मानना है, जैसे राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में जाके कहा भी था, जो नारा वापस से कहा गया था, जितनी आबादी उतना हक, सबको, और कास्ट सेंसस होना इसीलिए हम मानते हैं कि बहुत बहुत आवश्यक है। अब आई बात की कौन कौन चेहरे होंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक दलित है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें चाहे हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य हो, चाहे हमारे कर्नाटक हो, चाहे हमारा राजस्थान राज्य हो, वहां पे तीनों जो नेता हैं तीनों ओबीसी हैं और सबको मिलता है जहां पे जिस तरीके की जरूरत होती है कि कैसे ताकि सबको हक मिले। जैसे मैंने कहा, जितनी आबादी जितना हक, तो कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही जाति विशेष के लिए होगा या एक ही धर्म के लिए होगा। इसीलिए ऐसा बीते दिनों देखने को मिला है ना, गुजरात में भी जाकर आप लोगों की ओर से ओबीसी मुख्यमंत्री का दांव छेड़ा जाता है। हालांकि वहां पर कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि वहां पर पहले से ही एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी। लेकिन हमने ये भी देखा है 14 और 19 के चुनाव में मोदी के नाम पर तमाम जातियां टूटी हैं और हिंदुत्व वोट बैंक एक बड़ा निकल कर आया है। उसकी काट क्या हो पाएगा आपका ओबीसी दांव? राधिका जी जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, कर्नाटक का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, दोनों ही तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़े गए थे। एक गुजरात उनको प्रचंड बहुमत मिल गई, ठीक है, लेकिन ये दोनों चुनाव भी तो साफ तौर पर, कर्नाटक का तो बिल्कुल ही ऑफ मोदी जी, बाय मोदी जी, फॉर मोदी जी था। जिस तरीके से उनकी रैलियां हुई थी, सारा वोट उन्हीं के नाम पे माना गया था, तो वहां पे भी तो मोदी जी के चेहरे को हार मिली है। हिमाचल जो जेपी नड्डा साहब का खुद का स्टेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वहां पे भी मोदी जी, याद है ना, डबल इंजन, हर जगह डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट मांगे गए, हर जगह मोदी जी। क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का असूल है कि वोट तो मोदी जी के नाम पे ही माना जाता है। और साउथ इंडिया में वोट मोदी जी के नाम पे मांगते मांगते अब भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा देती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल तो बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया तो हो ही चुका है। तो वैसा मैंने कहा, ये कहना कि मोदी जी के नाम पे गुजरात में ही तो ऐसी प्रचंड बहुमत मिली है उनको। ठीक है, आप बता रही हैं कि तो योगी जी के नाम पे इनको सरकार मिली है, बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया हो चुका है। आगे मैं आपसे जानूंगी कि कांग्रेस साउथ इंडिया के किन किन राज्यों में है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। लेकिन के शर्मा जी वो गंभीर आरोप लगा रहे, देखिए चुनाव तो आप लोग हारे हैं, अभी बता और अब आगे मैं एक बार उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ, बाकी मेहमानों की भी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी, फिर काट क्या रखेंगे आप? ओबीसी का दांव बढ़ चढ़कर खेल रही है, चल रही है कांग्रेस पार्टी, फिर मुश्किलें हो जाएंगी आप लोगों के लिए के शर्मा जी? नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं, लेकिन इसके पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को केवल इतना बताना चाहता हूं कि 2022 से लेके 2023 तक 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं चित्रा जी। 11 राज्यों के चुनाव में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। 8 राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस जीती है और 1 राज्य में आप पार्टी चुनाव जीती है। तो उनको पहले थोड़ा विश्लेषण कर लेना चाहिए। कर्नाटक चुनाव से बहुत ज्यादा आसमान में उड़ रही है कांग्रेस, उसको थोड़ा सा विवेचना करनी चाहिए अपनी। रही बात अभी आपने जिसकी बात की ओबीसी की, देखिए 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से जो है जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को अलग करके विकासवाद की राजनीति पर लाके खड़ा किया है। और इसीलिए ये जो आपको मैं आंकड़े बताया 2022 और 23 के, कि जिसमें जो है 11 राज्यों में चुनाव होते हैं और 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, और बहुत से उत्तर प्रदेश में हम रिपीट करते हैं, जो है उत्तराखंड में रिपीट करते हैं, ऐसे कई राज्य हैं। लेकिन जहां तक ओबीसी की बात है, इन्होंने कहा कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया, वहां मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुख्यमंत्री बनाने से कुछ नहीं होता है।
ठीक है चित्रा जी, हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी इसलिए, क्योंकि आपने आज ये विषय रखा, इसलिए इस विश्लेषण को बता दूं कि 2018 में जो है राजस्थान में ये कह रही है कि गहलोत जी को ओबीसी हमने वो बनाया। क्या हुआ? लोकसभा में 1 सीट आई इनकी, बाकी सारी सीट हम जीते, सारे सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीती। इसी तरह आप छत्तीसगढ़ में देखिए, 11 सीट है, 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 2 सीट जो है कांग्रेस जीतती है। आज जो है लोकसभा में लगभग 120 सीट ओबीसी के हैं और उसमें से 87 सीट लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद हैं ओबीसी के, तो भारतीय जनता पार्टी के। राज्यसभा में 23 सांसद जो हैं वो जो है ओबीसी सांसद, वो भारतीय जनता पार्टी के। मतलब 110 सांसद। और ये भी, इससे भी एक बड़ा आंकड़ा बताता हूं, हमने जाति इस तरह नहीं किया है जी। लेकिन आज 70 साल के इतिहास में पहली बार 27 मंत्री, केंद्रीय मंत्री ओबीसी समाज के हैं। ठीक है। 27 मंत्री ओबीसी समाज के भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ। और ये 70 साल के इतिहास में 35% कैबिनेट में जो हिस्सा मिला है, ये ओबीसी समाज को मिला है। दिलचस्प इस है। रूप में नहीं कि हमने जाति पहली के आधार पर लोकसभा ये में निर्णय हर किए चौथा थे। सांसद ब्राह्मण इसलिए था और हमने बार-बार उनकी- ब्राह्मणों को लेकिन ये तरजीह दी संख्या जाती इतनी थी। ज्यादा अभी है। 10वां है और ओबीसी को लेकर बार-बार ये गिनाया जाता है कि हमारे पास इतने ओबीसी नेता, तो हमारे पास इतने ओबीसी मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं। राधिका जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, ये जो जाति की राजनीति है, खासतौर से ओबीसी वोट बैंक को लेकर, कर्नाटका ने क्या कांग्रेस पार्टी को एक नई धार दे दी है और उसको लग रहा है कि ओबीसी कार्ड खेलकर, चूंकि जातिगत जनगणना का नारा जब राहुल गांधी ने वहां पर बुलंद किया तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन क्या ओबीसी कार्ड जो बीजेपी को पिछले 2 बार से मिलता रहा है, बड़ा वोट बैंक, यहां पर 31% और 37%, क्या कांग्रेस उसमें कामयाब हो पाएगी 24 में? योगेंद्र जी। चित्रा त्रिपाठी जी, मैं 2-3 भ्रांतियां दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस सारी बात में मुझे कहीं एक पीड़ा सुनाई दी। देखिए, लोकतंत्र का कायदा ये होता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार होता है, वैसे वैसे जो छोटा सा अभिजात्य वर्ग काबिज होता है सत्ता पे, उसका शिकंजा ढीला होता जाता है। और जैसे जैसे जो समाज की तस्वीर है वो मंत्रिमंडल में, सत्ता में आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपने कहा कि पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ये देश के लिए कोई गौरव का विषय नहीं था। जिस देश में केवल 2-3% जिस आबादी हो और अगर वो आधे देश के प्रधान मुख्यमंत्री थे, तो ये देश के लिए चिंता का विषय था। और आपने कहा कि 1/4 सांसद ब्राह्मण थे, कहीं मुझे इस सारी बात में पीड़ा सुनाई दी। निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा रही हो उसे मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जब लोकतंत्र खुला तो अश्वेत वहां कम, वहां अश्वेतों की संख्या बढ़ी ना। कोशिश कर रही थी। अब सुन लीजिए ना, जी योगेंद्र जी, सुन तो लीजिए। बार बार जब ये कहा जाता है 1/4 ब्राह्मण थे, किस बात से कहा जा रहा है? मैं तो हैरान हूं, ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए। जैसे ये कहने में कि साउथ अफ्रीका में आज भी इतने व्हाइट लोग वहां सत्ता में हैं, आबादी से ज्यादा है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे। तो पहली बात, देश में बहुत स्वाभाविक चीज हो रही है। दूसरी भ्रांति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और दूसरी पार्टियों ने अभी शुरू की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा जी ने स्वयं इस भ्रांति का खंडन आपके चैनल पे कर दिया। उन्होंने आपको गिना दिया हमारे कितने मंत्री ओबीसी हैं। वैसे आपको याद है चित्रा त्रिपाठी जी कि पहली बार देश के इतिहास में देश की मंत्रिमंडल की सूची जारी की गई थी, साथ में जातियां लिखी गई थी, और वो पार्टी थी जिसने ऐसा किया, वो थी भारतीय जनता पार्टी। ये जो मानना है कि बाकी लोग जाति की राजनीति करते हैं, चित्रा त्रिपाठी जी, मैंने इसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी की है, आपका एग्जिट पोल के आंकड़े मेरे पास हैं। तो मैं बताना चाहता हूं चित्रा त्रिपाठी जी आपको कि इस देश का सबसे स्थायी वोट बैंक क्या है, सबसे बड़ा और सबसे लॉयल, सबसे जबरदस्त वोट बैंक है हिंदू अपर कास्ट। और जिस पार्टी का वोट बैंक है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और यह बात आपके ही इंडिया टुडे के सटीक एग्जिट पोल में भी निकल के आई है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटका के इस परिणाम का जातियों से कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। और आपके एग्जिट पोल के आंकड़े में आपको बता देता हूं। आपके एग्जिट पोल ने बताया है कि कर्नाटका के चुनाव में जातिगत समीकरण लगभग वही रहा जो कि पिछली बार था। कांग्रेस को सभी जाति समुदाय में पिछली बार की तुलना में 4, 5, 7% वोट ज्यादा मिले, सब जाति समुदाय में।
तो किसी जाति विशेष के परिवर्तन करने से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओबीसी में कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में कितने ज्यादा वोट मिले? आपके सर्वेक्षण के हिसाब से 5%। पूरे कर्नाटका में कांग्रेस के वोट कितने बढ़े? 5%। ओबीसी से फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। एग्जैक्टली उतना ही वोट आया जितना बाकी में आया था। तो इस सारी बातचीत की जो बुनियाद है वो बुनियाद एक गलत तथ्य पे है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को जरूर देखा कीजिए। आज तक और इंडिया टुडे वाला बहुत अच्छा एग्जिट पोल है, उसके आंकड़े को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। वो बताता है कि इस बार जो बदलाव हुआ है वो जाति के आधार पे हुआ ही नहीं है। तो ये सारी चर्चा व्यर्थ है। एक आखिरी बात और कह दूं, आपने जो जाति सेंसस वाली बात की, बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया। राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया है, जाति सेंसस के सवाल को। आप ये भी याद रखिएगा, इस सवाल को, जाति सेंसस को मान्यता इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से बीजेपी के वोट के सहित 2010 में दी थी। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी, जबकि वो गृह मंत्री थे, उन्होंने सदन के पटल पे आश्वासन दिया था कि वो ओबीसी की गिनती करवाएंगे। इसके लिए संसद की समिति कह चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अपॉइंटेड नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन कह चुका है। राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं। अगर ये जाति की राजनीति है तो आप जरा इधर उधर भी निगाह डाल के देखिए ना, कौन कौन नहीं कर रहा। तो मेरा ठीक है योगेंद्र यादव जी, आपने बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कही। सर, आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उसका पूरा सम्मान करते हुए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जाति की राजनीति होती रही है। अगर पहले विधानसभा या फिर लोकसभा चुनावों में आंकड़ा क्या था, सबसे ज्यादा प्रभाव वाले कौन लोग थे, उसको मैंने बता दिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया योगेंद्र यादव जी। और मैंने ये भी बताया कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू हुई उसके बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। तो इसको बार बार ये कहना कि चित्रा त्रिपाठी जी ऐसा था, ये ठीक नहीं लगता है योगेंद्र जी। मौजूदा वक्त में जाति की राजनीति कहाँ नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की ओर से बताया जाता है, कह रही है, मैं आपको चित्रा त्रिपाठी ठीक है योगेंद्र जी, आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहे हैं। आप इतने सीनियर हैं, आपसे इस तरह की उम्मीद मैंने कतई नहीं की थी। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे और मुझे कहेंगे कि इंडिया टुडे का एग्जिट पोल आप पढ़कर आया करिए, तो आपकी जानकारी के लिए वो एग्जिट पोल मैंने ही दर्शकों तक पहुंचाया था लाइव शो में, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस पर हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम किया था योगेंद्र जी। तो किसी पर भी इस तरह की टिप्पणी, आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ सर, ये ठीक नहीं लगता है। लेकिन अब चलिए इससे आगे बढ़ते हुए आपकी बातों पर कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए दोबारा। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के हिसाब से जातिगत वोटिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये आपने दिखाया है। ये सही बात है कि 43% वोट प्रतिशत अगर कांग्रेस पाएगी तो उसको हर जाति वर्ग का वोट मिला है। लेकिन अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने ओबीसी वोट बैंक को वो इंटैक्ट रखना चाहती है। ऐसा ही अशोक गहलोत कहते हैं जब कि मुझे गांधी परिवार ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का, मैं पिछड़ा हूं, पिछड़ों की आवाज को मजबूत की है। क्या उधर से आवाज नहीं आती है? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल नहीं है? क्या राहुल गांधी ने पिछड़ों की बात नहीं की? एक बार सुन लेते हैं राहुल गांधी को। चूंकि आपने सवाल खड़े किए हैं तो बहुत जरूरी है कि दर्शकों तक ये बात पहुंचे। हिंदुस्तान की राजनीति में जो होता है, मीडिया आईना है, वही दिखाता है और हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से कर्नाटका में जो दांव चला गया था वो कामयाब हुआ है। राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में
सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं? दूसरी बात, एससी और एसटी का कोटा है, उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशन पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। राहुल गांधी ने अगर ओबीसी पर इतने ज्यादा बयान दिया तो इसके पीछे का सीधा सा कारण था मोदी सरनेम को लेकर जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे थे, उसकी काट ढूंढ कर लाई थी कांग्रेस पार्टी। और यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। और दर्शकों की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि हिंदुस्तान की राजनीति की बुनियाद ही जाति पर है। आप जितने भी आर्टिकल हैं पुराने निकाल कर देखिए, जिनमें बार बार इस बात का जिक्र मिलता है कि ब्राह्मण और ठाकुर मुख्यमंत्रियों को बनाने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट कर रही है, क्योंकि बिना ओबीसी के 2024 की राजनीति उसके लिए मुमकिन नहीं है। के शर्मा जी, आप अपनी बात कहिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। बोले के शर्मा जी, उनकी बात पर आपको जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, अभी योगेंद्र जी ने मेरा नाम लेकर कुछ बातें कही, या तो वो मेरी बात समझ नहीं पाए या समझ के भी ना समझ बन के, क्योंकि उनको अपनी बात मेरे ऊपर रखनी थी। मैंने क्या बताया था योगेंद्र जी? मैंने ये कहा कि हम जाति की राजनीति पर फेथ नहीं करते, लेकिन आज यदि ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी समाज की, तो सबसे ज्यादा यदि सांसद जीत के भारतीय जनता पार्टी के आते हैं ओबीसी सांसद, तो इसका मतलब है कि ओबीसी समाज सबसे ज्यादा विश्वास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर करता है। और यदि वो सबसे ज्यादा मंत्री भी बनते हैं अपनी योग्यता के आधार पर, जो कि आज बने हैं, कैबिनेट के 35% जो है, जो 75 साल के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ, वो मोदी जी की सरकार में ओबीसी समाज को मिला है। ठीक है, यही नहीं, केवल एससी और एसटी भी मैं आपको बता दूं योगेंद्र जी कि एसटी में भी 47 सीटें टोटल हैं। 31 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीतती है, और उतने इस समाज का पूरा हमें जो है विश्वास प्राप्त होता है। एससी के अंदर में 84 सीटें, 46 सीट हम जीतते हैं, और उनको प्रतिनिधित्व भी हम देते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में 12 एससी मंत्री हैं और एसटी 8 मंत्री हैं। ठीक है, ये उनकी विश्वसनीयता, जो विश्वास हमारे प्रति उनका है, इसका मैंने आकलन करते हुए आपको बताया कि आज पूरे देश में आज हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो है अपना विश्वास व्यक्त करता है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है, ठीक है, जातिगत जहर की जो है वो कल्पना लेकर आप समाज में जो है संदीप रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, लेकिन पहले आप जवाब देना चाह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा था शर्मा जी को, 2 वाक्य इनके एक साथ जोड़ के देख लीजिए। कहते हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, सलाम है। दूसरा वाक्य है लेकिन, देखिए, लेकिन हम मंत्रिमंडल की सूची जारी करते हैं जिसमें मंत्रियों के नाम के आगे जाति लिखी होती है। अब ये आप सोचिए, ये विडंबना नहीं है, मजाक नहीं है, तो और क्या है? मैं फिर ये कहना चाहता हूं, आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुनाया, बहुत अच्छा किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। जी नहीं, इस देश के मंत्री, बिल्कुल मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे दिखाइए पिछली बार किसी और सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का आप मुझे दिखा दीजिए, अगर किसी ने भी देश के मंत्रिमंडल की सूची मीडिया को जारी की हो और उसके साथ में हर एक की जाति का नाम हो, आप कृपया मुझे दिखाइए, मैं बताऊंगा कि फिर मैं माफी मांगूंगा आपसे अगर आप मेरे को ऐसा दिखाएं। जहां तक मेरी जानकारी है, देश के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल की सूची जातियों के नाम के साथ जारी की। आपत्ति केवल यह है कि उसके बाद यदि कहें कि हम जाति की राजनीति नहीं करते तो मुझे हंसी आती है। आपत्ति कतई नहीं है, मुझे केवल हंसी आती है जब उसके बाद आप कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। आपको पूरा अधिकार, देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, एक एक करके शर्मा जी की बात पूरी हो जाए। जब आप बोल रहे थे तो शांति से सुन रहे थे। के शर्मा जी प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन, ठीक है के शर्मा जी प्लीज। लेकिन वो जो बातें गिना रहे हैं वही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं केवल, और जब भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तो उन जातियों को बताना पड़ेगा ना कि कौन कौन से लोग हैं, वरना तो डिमांड आती है ना योगेंद्र जी, ये बात तो आप भी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार योगेंद्र जी की बात हो जाए, अगर आप इनको चुप करवाएं सज्जन को और मुझे बोलने का मौका दें। प्लीज शर्मा जी। मैं कह रहा था इन्हें पूरा अधिकार है ये सब करने का, लेकिन उसके बाद ये दावा करने का अधिकार नहीं है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। आप कीजिए ना,
राहुल गांधी ओबीसी का नाम लेके खुल के कह रहे हैं कि हाँ आप ओबीसी सेंसस करवाइए। कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूं। बीजेपी ने भी की, कांग्रेस भी करे, पूरा देश करे। इस देश के हाशिए पे जो भी लोग हैं उनकी राजनीति जो करेगा उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उससे देश आगे बढ़ेगा। शर्मा जी ने बहुत अच्छे आंकड़े बताए एससी एसटी वाले, और आंकड़े उनके बिल्कुल सही हैं। ये बात सच है कि बीजेपी ने एससी एसटी सीटों पे बहुत अच्छी सफलता हासिल की है, और बीजेपी ने ओबीसी में भी बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। बीजेपी ने एक जातीय रणनीति बनाई है, कांग्रेस उस जातीय रणनीति की एक जातीय काट बना रही है। खुल के हम बात करें ना। और राहुल गांधी ने जो कहा है ओबीसी सेंसस की बात, ये तो बताइए इसका ऐतराज क्या है? क्या बीजेपी ने स्वयं 2010 में इसकी मांग नहीं की थी? क्या राजनाथ सिंह जी ने 2018 में लोकसभा के पटल पे इसका आश्वासन नहीं दिया था? क्या आपके ही बनाए गए संवैधानिक आयोग ने इसकी सिफारिश नहीं की है? तो ऐतराज क्या है इसमें? कहां दिक्कत की बात है? दिक्कत इस बात की है ना कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो मोदी जी के आने का इंतजार किया जा रहा था आंकड़े जारी करने के लिए। दिक्कत इस बात की है योगेंद्र यादव जी, ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पलटकर पूछना चाहिए था कि जब मनमोहन सिंह सरकार में 2011 में जातीय जनगणना कराई जाती है तो उसके आंकड़े 3 साल के लिए छिपाकर क्यों रख लिए जाते हैं? नरेंद्र मोदी तो 14 में आए, 2013 के आखिरी में उनका दौर शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले ये जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर देते। और जो दबे कुचले पीछे रह गए हैं, जिसकी बात बार बार होती है, उनको आगे आने का हक है, और अगर इसके जरिए वो आगे आते हैं तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके समय में जातीय जनगणना हो, आपने उसे लागू नहीं किया हो, और फिर राजनीति के तहत आप इसको लेकर आएंगे, मोहरा बनाएंगे, तो सवाल पूछे जाएंगे। संगीत रागी जी, आप उनकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मृत्युंजय जी, उसके बाद में फौरन आपके पास और बोले संगीत। लेकिन सवाल तो बड़ा है ना। देखिए, बीजेपी भी खुलकर जाति की राजनीति करती है, लेकिन कहती है भैया हम तो जाति की राजनीति करते नहीं है, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलते हैं। खुलकर कहने में क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि जाति की राजनीति करेगी तो वो खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसे भारतीय जनता पार्टी को खुल करके एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे तो हैरानी होती है कि जो लोग बौद्धिक लोग सेकेंड डेमोक्रेटिक वेव की बात करते हैं और शुद्ध रूप से जातीय इक्वेशन को ही उस विमर्श में ला करके खड़ा करते हैं, और आज उस चीजों से वो आज सीधे मुकर जाते हैं, आज वो सेकुलर हो जाते हैं। कल जब हिंदुत्व की बात कोई करता है तो वो बड़ा कॉमनल हो जाता है। लालू यादव और अखिलेश यादव यदि जातियों के विमर्श को केंद्र में लेकर के आते हैं तब वो सामाजिक न्याय हो जाता है। यानी हिंदू समाज को यदि तोड़ करके टुकड़े टुकड़ों में बात करें तब वो तो बड़ा सेकुलर राजनीति होता है, वो सामाजिक न्याय की राजनीति होता है। और जो है यदि आप हिंदू समाज को आप इकट्ठे करने की बात करते हैं कि हम जाति के बगैर हम बात करते हैं, तब वो कहा जाता है कि तो बड़ा कॉमनल एजेंडा है, और उसमें योगेंद्र यादव स्वयं भी शामिल है। दूसरी बात, राहुल गांधी शायद अपने ही पार्टी के इतिहास या अपने ही उनको इतिहास के बारे में उनको जानकारी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट तो आई थी, रिजर्वेशन शुरू कर देते, लेकिन उनके पूर्वज पंडित नेहरू ने तो शुरू नहीं किया। मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। इसके अतिरिक्त सेंसस की रिपोर्ट तो 2011 में आ गई थी। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती तो ओबीसी के बारे में बात कर रही थी। एक बात और, सेंसस की बात कर रहे हैं, बात हो रही है कास्ट सेंसस। भाई आप क्यों चाहते हैं कास्ट? यही तो कैम्ब्रिज एनालिटिका बात कर रहा था। यदि हिंदुत्व के लोग जो इसके पैरोकार हैं यही बात तो करते हैं कि भाई आप चाहते हैं कि हिंदू समाज को जातियों के आधार पर टुकड़े टुकड़े में बांट करके रखें। यह राजनीति जो है वो योगेंद्र यादव को, और योगेंद्र यादव जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसको सूट करता है। कौन सी पार्टी का करते हैं? भाई योगेंद्र यादव सीधे कांग्रेस के पक्ष में आकर के खड़े हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा के साथ वो लेते हैं। योगेंद्र यादव खुल करके कहते हैं कि भाई हमने तो किसान आंदोलन शुरू किया था, यदि आप इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तो आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी। तो योगेंद्र यादव तो खुल करके कहते हैं कि भाई हम भाजपा विरोध के लिए हम राजनीति करते हैं, हम आंदोलन में जाते हैं। भाई आप एक तरफ जातीय विमर्श को आप खड़ा करना चाहते हैं
और वो कहते हैं कि बड़ा ये तो अच्छा है सामाजिक न्याय का। ठीक है, मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, राधिका जी जवाब देना चाह रही हैं आपके 2011 की जनगणना ओबीसी कैटेगरी क्या क्लास है क्या? बिहार की राजनीति से यदि यादवों को आप निकाल दीजिए, कुर्मियों को निकाल दीजिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला है? ओबीसी के अंदर 2-3 ग्रुप हैं, उनको बेनिफिट मिला है रिजर्वेशन का, बाकी तो और मिला नहीं है। लेकिन इसकी बात योगेंद्र यादव नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो ओबीसी का कुनबा बिखरता है, सबसे ज्यादा ओबीसी भी तो बिहार में ही है ना। एक बार जवाब ले लेते हैं राधिका जी, आपके पास आते हुए सीधे। इन्होंने बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2011 में जब कांग्रेस पार्टी ने करा ही ली थी जातिगत जनगणना, राहुल गांधी जी सांसद भी थे उस वक्त अमेठी के, आपकी सरकार थी देश में, आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए गए? कौन सी मजबूरी थी? देखिए चित्रा जी, बीजेपी का जो मंडल है वो हमेशा से पिछड़ी जातियों को कमंडल के नीचे रखना चाहता है। और ये बात बात पे जो बोलते हैं हम ओबीसी की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति करते, ये सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो खुद जब मुख्यमंत्री बने और खुद जो ऊंची जाति से आते हैं, जो जाति से वो आते हैं मोद गमछी जाति से, वो तो स्वर्ण जाति में आती थी, और उन्होंने आने के बाद अपनी जाति को ओबीसी में लेकर आए। क्यों? राजनीति के चलते। सबसे बड़ा उदाहरण कि ये सबसे ज्यादा अगर कोई भी कास्ट पॉलिटिक्स करता है, जाति पॉलिटिक्स करता है, और ये बार बार जो सबका साथ सबका विकास की बात यहाँ पे होती है, कैसा सबका साथ है? क्या आप हर धर्म हर जाति के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं? इन्होंने गिना दिया हमारे इतने मंत्री इस जाति के, हमारे उतने मंत्री इस जाति के। बताइए भारत सरकार में कितने मंत्री मुसलमान हैं, ये भी बताइए साथ में, अगर आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और जब आप बात कर रहे हैं जाति की बात कर रहे हैं, जब आप आरक्षण देते हैं जाति के हिसाब से, तो कास्ट सेंसस से क्यों भाग रहे हैं? जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक तय कैसे होगा? सवाल आपसे पूछा गया था 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, जरूरत है, यूपीए की सरकार थी, जो आंकड़ा आया था उसको क्यों छिपा लिया कांग्रेस ने? सवाल ये पूछा जा रहा है, जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा मनमोहन सिंह सरकार के पास आया था उसको क्यों छिपा लिया गया? उसको अगले 3 सालों के दौरान जब तक नई सरकार नहीं आई सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? राधिका जी एक बार इसका जवाब ले लीजिए। चित्रा जी एक जोड़ दे रहा हूं, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई चित्रा जिसकी जितनी संख्या हो उतनी भागीदारी हो। यही बात तो भाई 70 साल से कांग्रेस पार्टी पापड़ बेल रही थी क्या? इलेक्शन में 2007 में इसी तरह का नारा उन्होंने यूपी में बुलंद किया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब वही नारा कर्नाटक में राहुल गांधी लगा रहे हैं, लेकिन राधिका जी को 2011 का आंकड़ा क्यों छिपा लिया? उसी पर रहते हैं ना। जरा जानते हैं कि क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की, अब क्यों जरूरी हो गई है वही जातिगत जनगणना? कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने वो क्यों नहीं किया? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 से इस देश को दिया जा रहा है, तो कौन सा सबका साथ है? क्यों नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी जाति को मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी के अंदर लेकर आए? ऐसा क्या था? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? और जब सबका साथ कर रहे हैं तो क्यों भी एक भी मुसलमान नहीं, तो वही तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को क्या जाति बनाने के लिए अधिकार मिल गया है क्या? जो पहले जितनी जातियां थी उससे ज्यादा जातियां कहां से आई बिहार में? नई जातियां क्रिएट करने का अधिकार मिल गया है क्या? कंप्लीट करने दीजिए। आप पढ़े लिखे प्रोफेसर है, बीच में ऐसे टोकना आपको शोभा नहीं देता। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे सवाल कर रहा हूँ कि इसका भी उत्तर दे ही दीजिए। आप प्रोफेसर है, उस बात को याद रखिए। मुझे कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया था पूछा जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करा करके इतने पैसे खर्च करके, जातिगत जनगणना में कितने पैसे खर्च होते हैं राधिका जी? नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, सुनिए मैम। जातिगत जनगणना जब इस देश में कराई जाएगी, जब भी होगी, उसमें अच्छा खासा संसाधन और पैसा खर्च होता है, और वो आंकड़े इकट्ठा करके अगर रख लिए जाएंगे और 10 साल के बाद बोला जाएगा कि जातिगत जनगणना कराइए, आंकड़े सार्वजनिक कीजिए, तो आपने क्यों छिपा लिए थे? इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। जनगणना नहीं करनी चाहिए, आपका ये मानना है क्योंकि 2011 में आंकड़े मैं पूछ रही हूँ सार्वजनिक कर दिए होते, क्यों नहीं किया ये पूछ रही हूँ। सार्वजनिक क्यों नहीं किया ये पूछ रही हूँ राधिका जी, सार्वजनिक क्यों नहीं किया, क्या मजबूरी थी, ये जानना चाहती हूँ। नहीं, ये तो मांग लालू प्रसाद यादव की जिस मंशा से आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, उसी मंशा से क्या कांग्रेस पर आरोप नहीं लगेंगे? है नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को
क्या मजबूरी थी? ऐसी नहीं, क्या जातीय मजबूरी थी कि आंकड़ा की मोदी जी मांग को तो- अपनी जाति को ओबीसी में लाना पड़ा? कितने क्या पहले की मजबूरी बात थी? हो गई। मुख्यमंत्री और बनने सिर्फ के बाद गुजरात ही ऐसी नहीं, क्या दूसरे मजबूरी है देश कि के आज राज्यों आप में भी पेंसिल से भाग जो रहे मोदी हैं? सरनेम ऐसी के लोग क्या हैं वो मजबूरी पिछड़ी है कि जातियों में देश आते को हैं। देश का राधिका युवा जी बेरोजगार ठीक है, है, अभी उसकी मोदी चर्चा नहीं सरनेम होगी। पर बहुत चर्चा हो चुकी है, उस पर नहीं जाते हुए मैं आती हूँ मृत्युंजय तिवारी जी, आधे घंटे से हमारे साथ है। योगेंद्र जी, इसके बाद में फौरन आऊंगी आपके पास। अब मृत्युंजय तिवारी जी, अब झटके पे झटका लग रहा है कोर्ट से आप लोगों को, जातिगत जनगणना से क्या हासिल कर लेंगे? अब वोट तो हर एक तबके हर एक वर्ग का मिला है आप लोगों को, लेकिन जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक पिछड़ों का विकास नहीं हो सकता है। करवाइए ना, किसने मना किया है? और आज जो झटका लगा है कोर्ट से, उस पर भी जरा टिप्पणी कीजिए। देखिए चित्रा जी, ये झटका नहीं है। माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है और 3 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। 3 जुलाई को सरकार अपना पक्ष माननीय न्यायालय के सामने मजबूती के साथ रखेगी। जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि जो समाज में हमारे भाई अंतिम पंक्ति पर बैठे हैं, अंतिम पायदान में हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे लाई जाए, इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। अरे सर, पिछले 30-35 सालों से वहां पर ओबीसी कुर्मी मुख्यमंत्री हैं। लगातार आप ही लोगों का शासन है, कभी नीतीश कुमार जी रहते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से कोई रहता है। 30-35 सालों के शासन के बावजूद पिछड़ों के विकास के लिए आपको जातिगत जनगणना चाहिए। सर, लोग हंसेंगे नहीं बिहार के आपके ऊपर? आज चित्रा जी, आज अगर दबे कुचले वंचितों शोषितों क्यों हो रहा है ऐसा? 35 सालों से आप ही लोग सरकार में है, तो वो दबे कुचले लोगों का विकास क्यों नहीं हो पाया बिहार में? ये तो सवाल है ना। हालांकि बीजेपी भी समय समय पर नीतीश जी के साथ भागीदारी रही है, उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है। सुन लीजिए, दबे कुचले लोगों को आज इसलिए आवाज दी गई, ये लालू प्रसाद जी का देन है। आज जो पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित भाई हमारे आज मुख्य धारा में है, ये किसका देन है? ये आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री नीतीश कुमार जी का देन है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी भी ओबीसी की बात कर रही है तो ये लालू प्रसाद जी का देन है। आज भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश का अध्यक्ष बना रही है, अति पिछड़े को क्यों बना रही है? ये लालू प्रसाद जी का देन है। उन्होंने गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, दबे कुचलों को जो आवाज दी, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। संगीत रागी जी पूछ रहे हैं, कल्याण सिंह जी राजनीति में थे, वो किसकी वजह से? उमा भारती राजनीति लोधी में जाति से थी, वो उमा किसकी वजह से? भारती, ठीक है। कल्याण सिंह, वो सब तो लालू जी की देन है ना। नहीं, लेकिन 35 लालू- सालों का लालू शासन प्रसाद कम पड़ यादव गया की है। राजनीति पिछड़े की दबे देन। कुचलों की आवाज उठाने के लिए जातिगत जनगणना आएगी तो जादू की छड़ी चलेगी और बिहार में सबका विकास हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? तभी ना कोई योजना उनके लिए बनेगा। उनकी कितनी संख्या है, कौन भीख मांग रहा है, कौन रिक्शा चला रहा, कौन ठेला चला रहा, सर, ये कौन शर्मिंदगी मजदूरी की कर बात रहा? होगी ये कि तो पता 35 लगना सालों से चाहिए आप ना। लोगों के शासन के बावजूद वहां पर भीख मांगते हुए लोगों का आंकड़ा अगर आप इकट्ठा करके जातिगत जनगणना के आधार पर उनका विकास करा रहे हैं, भीख मांगने वाले लोग, पिछड़े लोग, गरीब लोग, कुचले लोग इस तरह के नजर नहीं आते क्या आप लोगों को बिहार में? आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना होगी तब आंकड़े सामने आएंगे। ठीक है सर, आप करवाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है जो गरीब लोग हों उनका विकास हो, लेकिन गरीबों को जाति के आधार पर बांटकर उनका विकास करने की मत सोचिए आप। ठीक है संगीत रागी जी, आप तो पिटिशनर भी रहे हैं ना पूरे मामले में? मैं पिटिशनर भी रहा हूँ। क्यों चले गए आप कोर्ट पिटिशन दाखिल करने के लिए? मैं इसलिए गया, बहुत सिंपल है। जातीय जनगणना जानबूझकर के हिंदुत्व के का एक काट के तौर पर प्रयोग किया गया है। चूंकि नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और उसकी पूरी राजनीति को काटने के लिए हिंदू समाज को जाति के टुकड़ों में जितना बांटेंगे, वो पिछली बार 2019 के चुनाव में आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका का ध्यान है। तो आप राष्ट्रवाद उसी को की बात करें तो वो सही, वो जातियों की बात करें मैं तो वही वो कह रहा हूँ गलत ना कि है यदि संगीत हम जी। हिंदू समाज को एक साथ इकट्ठा करने की बात करते हैं तब इनको दर्द शुरू वो हो पूछ जाता रहे है। हैं, एक भी मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं दिखता है अरे भाई, मोदी जी के मंत्रिमंडल में? मैं तो वही अगर आपसे सबका पूछ रहा साथ, हूँ, इन्हीं सबका की पार्टी विकास थी है ना जो भूरा बाल साफ करो का नारा देती थी। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इन सबों को साफ करो। इनको परवल का नारा इन्हीं का था ना, परवल का नारा इन्हीं का था ना। अखिलेश यादव की पार्टी क्या करती थी? एमवाई समीकरण पर ही काम कर रही थी ना। कौन? और इसी को ये पूरा बौद्धिक तंत्र जो है, कांग्रेस का बौद्धिक तंत्र, इसी को करता था। ये सामाजिक न्याय का ये है विमर्श है। सामाजिक न्याय, जातीय राजनीति इनके सामाजिक न्याय का ताना बाना का हो जाता है, तो सामाजिक समीकरण का हिस्सा बन जाता है। हिंदुत्व से इनको एक परहेज होता है। योगेंद्र यादव जी मैं आपका ले लेती हूँ, चूंकि संगीत रागी जी की ओर से
भारत जोड़ो यात्रा में जो कदम से कदम मिलाकर आप राहुल गांधी के साथ चल रहे थे उसका भी जिक्र किया गया। तो ये उसी का असर है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही और बीजेपी जो कर रही है वो बिल्कुल गलत। योगेंद्र यादव जी, आखिरी कमेंट आपका। प्रोफेसर साहब को मुझे बहुत दिलचस्पी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा किया याद किया, मेरे भारत जोड़ो यात्रा में था। और प्रोफेसर साहब ने कहा कि ओबीसी में चंद जातियों को बहुत कुछ मिल गया है, बाकियों को नहीं मिला है। मैं आपसे 100% सहमत हूं प्रोफेसर साहब, आपको मौका नहीं मिला मेरे लेख पढ़ने का। मैं भी एग्जैक्टली यही कहता हूं। एससी में, एसटी में, ओबीसी में कुछ चंद जातियों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। तो इसका समाधान क्या होगा सर? कास्ट सेंसस, जाति जनगणना जब करेंगे तब पता लगेगा किसे मिला किसे नहीं मिला, किसको ओबीसी की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए, किसको पीछे कर देना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। एक मिनट, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, इतना क्यों घबरा रहे हैं मेरी बात सुन के? इतना क्यों घबरा रहे हैं? जरा सुन तो लीजिए ना सर। आपका पूरा जब मैं आपकी बात सुन लेता हूं, इतना तो कर्टसी कीजिए ना। सुन लेते हैं। मैं घबरा नहीं रहा हूं। अरे अब तो इस देश के सारे बुद्धिमान इतना क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट तो सुनने की हिम्मत सारे तो मूर्ख कीजिए थे, ना। उनको जातियों के आधार पर ही आरक्षण कर देना चाहिए था। जातियों के आधार पर ही उसी समय कर देना चाहिए। ठीक है संगीत जी, अब सुन लेते हैं उनको जल्दी से सर, 2 लाइन में। योगेंद्र जी। चित्रा त्रिपाठी जी, क्या मैं आपके शो में बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, आप बोल सकते हैं। योगेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। 2 लाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको मूर्ख और पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्णय के हिसाब से इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना पहले साल से की जा रही है। क्या इस देश में एससी एसटी की जनगणना नहीं होती? क्या एससी एसटी में प्रत्येक जाति की अलग से जनगणना नहीं होती? किसको मूर्ख बना रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम नाम ले रहे हैं। ओबीसी जिसको बोला जाता है वो एक संविधान प्रदत्त, जो गरीब है उसको आगे आने का हक मिलना चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना के जरिए ये जो नई चाल कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी मतदाताओं के मद्देनजर चली गई है, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी? क्योंकि इस देश में मौजूदा वक्त में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी हैं और उनकी काट में अपने तमाम चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर आगे करने की कोशिशों में लगी हुई है कांग्रेस। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।